क्या आपने पहले कभी किसी शुद्ध तत्व को गर्म करने की कोशिश की है? खैर, ये शुद्ध तत्व विभिन्न तरंगदैर्ध्य और रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जब उन्हें तापीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तारों को उनके स्पेक्ट्रम और उनके सतह के तापमान द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। तारे मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। वे हैं O, B, A, F, G, K, M, घटते तापमान के क्रम में। हाइड्रोजन और हीलियम इन सभी तारों में सबसे प्रचुर तत्व हैं। ये दोनों परमाणु उत्तेजित होने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक श्रेणी का उत्सर्जन करते हैं। प्रत्येक रेखा स्पेक्ट्रम में कुछ अन्य रेखाओं से एक साधारण आंकिक समीकरण द्वारा संबंधित होती है। साथ ही प्रत्येक रेखा को दिए गए तत्व के परमाणु के 2 ऊर्जा स्तरों के बीच एक विशेष संक्रमण के साथ पहचाना जा सकता है। ऐसी रेखाओं के समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। अब हम अनुभविक सूत्र का उपयोग करते हुए स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में और अधिक जानेंगे, प्रेक्षित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए। स्पेक्ट्रमी श्रेणी किसी तत्व या तत्वों के समूह के उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों में देखी जाती है। तो आइए पहले हम सतत उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बीच अंतर जानें। सूर्य जैसे कृष्णिका लगभग 5800 केल्विन के तापमान पर सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। यदि कृष्णिका से विकिरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आप सतत स्पेक्ट्रम देखेंगे। यदि एक सतत स्पेक्ट्रम ठंडी गैस के बादल से टकराता है तो गैस बादल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होगा। पारगत स्पेक्ट्रम को अवशोषण रेखा स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो गैस द्वारा अवशोषित रंगों को छोड़कर सतत होता है। लेकिन कोई भी गैस जो अवशोषित होती है वह उत्सर्जित भी करती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का रंग अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषण रेखाओं के समान होता है। यदि आप एक उत्सर्जन रेखा स्पेक्ट्रम और अवशोषण रेखा स्पेक्ट्रम जोड़ते हैं तो आपको एक सतत स्पेक्ट्रम मिलेगा। हाइड्रोजन परमाणुओं में सरलतम है और इसीलिए इसका स्पेक्ट्रम सरलतम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भीतर रेखाओं के कुछ समूहों के बीच की दूरी एक व्यवस्थित तरीके से घटती हुई पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग को देखते हुए जोहान बामर 1885 में स्वीडिश स्कूल के शिक्षक ने ऐसी ही एक स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में बताया। इस श्रेणी को बामर्स श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में इस तरह की तरंगदैर्ध्य पाई गई: 656.3, 486.1, 434.1 और 410.2 नैनोमीटर्स आदि। बामर ने इन प्रेक्षित रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक अनुभविक सूत्र प्रस्तुत किया। 1/λ is equal to r multiplied by the whole of 1/2 square minus 1/n square। यहां लैम्डा तरंगदैर्ध्य है और n परमाणु की उत्तेजित अवस्था में क्वांटम संख्या है। r रिडबर्ग स्थिरांक है, जिससे कि r is equal to the whole of me into e to the power 4 over the whole of 8 into epsilon naught square into h cube into c, जो कि बराबर है 1.097373 times 10 to the power 7 पर मीटर के। यहां me इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, E प्राथमिक आवेश है, एप्सिलॉन नॉट मुक्त स्थान की पारगम्यता है, H प्लांक स्थिरांक है और C निर्वात में प्रकाश की चाल है। n is equal to 3, 4, 5, 6 के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमशः 656, 486, 434,
410 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। इस अनुभविक सूत्र से दोबारा से उत्पन्न ये तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रमी माप से प्राप्त के समान ही पाई गई। बाद में अन्य श्रेणियों में भी खोज की गई। बाद में यह सुझाव दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी को एक सामान्य सूत्र का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। 1/λ is equal to R multiplied by the whole of 1/n1 square minus 1/n2 square के। श्रेणी को n1 is equal to 1 और n2 is equal to 2, 3, 4, 5 के साथ इसके खोजकर्ता थियोडोर लाइमन के नाम पर इसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। उन्होंने इस श्रेणी की खोज के लिए 1906 से 1914 तक काम किया। श्रेणी के सभी स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में होती हैं। श्रेणी को n1 is equal to 3 और n2 is equal to 4, 5, 6, 7 के साथ जर्मन भौतिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक पाशवन के नाम पर पाशवन श्रेणी कहा जाता है, जिन्होंने इसे 1908 में खोजा था। इस श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में होती हैं। अगली श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी का नाम अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक सुमनेर ब्रैकेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1922 में श्रेणी की प्रासंगिक स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवलोकन किया था। इस श्रेणी में n1 is equal to 4 और n2 is equal to 5, 6, 7, 8। फुंड श्रेणी की खोज अगस्त हरमन फुंड ने 1924 में की थी। इस श्रेणी में n1 is equal to 5 और n2 is equal to 6, 7, 8, 9। आइए अब बात करते हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे सामान्य और सबसे प्रचुर तत्व है। अक्सर आकाशगंगाओं में देखा जाता है। बामर अल्फा रेखा की अभिरक्त विस्थापन की विस्तार को किसी भी आकाशगंगा के लिए मापा जा सकता है। इस तरह कोई भी यह पता लगा सकता है कि आकाशगंगा हमसे कितनी दूर जा रही है। हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्राप्त H अल्फा की तरंग दैर्ध्य है 656.28 नैनोमीटर। एक निश्चित आकाशगंगा को देखने पर हम H अल्फा की तरंग दैर्ध्य को मापते हैं 722.0 नैनोमीटर पर। यह संकेत देता है कि आकाशगंगा बहुत तेजी से हमसे दूर जा रही है। तारों का स्पेक्ट्रमी वर्गीकरण इसकी सतह के तापमान को पता करके किया जाता है। सतह के तापमान बदले में बामर अल्फा जैसी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सापेक्ष सामर्थ्य को पता करके निर्धारित किया जा सकता है। सारांश: स्पेक्ट्रमी श्रेणी किसी तत्व या तत्वों के समूह के उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों में देखी जाती है। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी को एक सामान्य सूत्र का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। 1/λ is equal to R multiplied by the whole of 1/n1 square minus 1/n2 square। हाइड्रोजन की बामर अल्फा रेखा खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का पता लगाती है। बामर श्रेणी की अल्फा रेखाओं का उपयोग बहिर्ग्रहों, युग्म तारों और ब्लैक होलों का पता लगाने में किया जाता है। खैर, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हो सकता है कि एक दिन आप इसके रहस्यों में से किसी को सुलझा सकें।